NIOS National Institute of Open Schooling. आई एम योर हिंदी टीचर। मैं प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में आपका स्वागत करती हूँ। हम आज स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर 9 अच्छा कैसे लिखेंगे के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखते हैं कि वीडियो में क्या है। आप अब तक भाषा के लिखित रूप का प्रायः प्रयोग करने लगे हैं और फिर भी जब भी हमें कुछ नया लिखना होता है तो हम 10 बार सोचते हैं कि क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, शुरू कैसे करें, राइट। अगर अभी सडनली आपको कोई किसी टॉपिक पे कुछ लिखने को बोल दे तो हमें ऐसा ही फील होगा। जैसे किसी पत्र को लिखने में अथवा प्रश्नों के उत्तर लिखने में, अनुच्छेद या छोटा निबंध लिखने में या ऐसी कुछ अन्य परिस्थितियों में हमें ऐसा लगता है कि शुरू कहाँ से करूँ वगैरह वगैरह। कभी कभी आप किसी घटना से इतना प्रभावित होते हैं कि आपका मन उसके बारे में लिखने को करता होगा। शायद आप डायरी में नियमित रूप से अपने विचार भी लिखते होंगे। कई लोगों को होता है ना, डायरी का आदत होता है डायरी लिखने का। तो या कभी कभी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते होंगे। इस प्रकार लिखना कौशल के अनेक रूप हैं। आप सहमत होंगे कि बोलना जितना आसान है लिखना उतना आसान नहीं होता है। बोलते समय हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखना है तो हमें सोच समझ के लिखना पड़ता है, जैसे कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि भाई हाँ, इसको लिखने में समझ आ गया है। ओके, किंतु लिखने का प्रभाव बोलने से अधिक स्थायी और प्रभावी होता है, परंतु शर्त यह है कि हमें प्रभावी ढंग से लिखना आना चाहिए। इस पाठ में हम सीखेंगे कि प्रभावी ढंग से कैसे लिखा जाए। फर्स्ट देखते हैं कि भावों की अभिव्यक्ति और भाषा। कहते हैं कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख कहने से कम हो जाता है। दैनंदिनी कार्यकलापों में सुख या दुख की जो अनुभूति होती है वह अनायास ही व्यक्त हो जाती है। बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल पड़ता है ना। कोई ऐसी सिचुएशन हो तो ओ मम्मी ऐसा हो जाता है, राइट। या फिर अगर हम हे राम ऐसा भी कुछ बोल लेते हैं कोई ऐसी सिचुएशन हो तो इसी तरह के जो ध्वनि संकेतों की सहायता है उससे हमें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। यह तो हुई मौखिक अभिव्यक्ति की बात। अगर मुंह से बोल रहे तो क्या हो गया, मौखिक। ओके, तो अब लिखित की बात करते हैं कि लिखित अभिव्यक्ति के लिए हमें चाहिए कि विचारों को क्रमबद्धता देकर अपने भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करें। अपने भावों के अनुकूल आप जो फील कर रहे हो उससे रिलेटेड आप शब्द अपनाओ और बोलो, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि आप कैसा फील कर रहे हो। ओके, शुद्ध, सात्विक और स्पष्ट लिखने का प्रयास करें। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते तो बहुत हैं मगर ठीक से लिख नहीं पाते। एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है, इसका आंसर मुझे पता है लेकिन शुरू का कंटेंट ही नहीं मिल रहा है, तो हमें आगे का आंसर भी लिखने में देर हो जाती है, तो हम वो ठीक से लिख ही नहीं पाते। इसके लिए सबसे पहले किसी भी विषय पर हमें एकाग्र भाव से चिंतन मनन करने की ज़रूरत होती है। कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी टॉपिक है तो उसके लिए हमें पहले ध्यान से उसको देखना और समझना चाहिए। ओके, और समझने के बाद ट्राई करना चाहिए लिखने का। एक बार अगर आपको टॉपिक ठीक से समझ में आ जाता है तो फिर आप उसको आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं रहती है, समझ रहे हो। फिर तब विचारों के अनुकूल शब्दों का चुनाव किया जाता है और भाषा के सहारे उसे लिखा जाता है। उदाहरण के रूप में आप प्रसन्नता और आश्चर्यता की लिखित भाषा में अभिव्यक्ति देखो। प्रसन्नता, अगर आप किसी बात से खुशी हो, अरे मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, मैं परीक्षा में पास हो गया, देखो यह तस्वीर क्या कमाल की है, तो ये क्या हो गई, प्रसन्नता। आपको पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि ये जो भी कोई व्यक्ति है वो एकदम खुश है। ओके, देन नेक्स्ट है आश्चर्य। आप शॉक हो जाते हो किसी चीज़ को लेकर, अरे यहाँ आकर मसूद ने मुझे अचरज में डाल दिया। ओके, फिर ये तो हुई
भाव या विचारों को प्रकट करने की बात। ये तो हुई भाव या विचार प्रकट करने की बात, मगर इन भावों की वाहिनी भाषा के लेखन में मोटे तौर पर देखें तो मुख्यतः दो पक्ष होते हैं। ओके, एक तो उसका बाहरी अर्थात स्वरूप पक्ष, जिसमें शब्द चयन, वाक्य गठन, मुहावरे का प्रयोग, अभिव्यक्ति और शैली आदि होती हैं। किसमें? स्वरूप पक्ष में। ठीक है, लेखन के दो पक्ष, उसमें पहला स्वरूप पक्ष। स्वरूप पक्ष में क्या क्या आएगा? शब्द चयन, वाक्य गठन, मुहावरा प्रयोग, अभिव्यक्ति और शैली आदि। और दूसरा होता है भीतरी पक्ष। भीतरी पक्ष में क्या आएगा कि जिसे भाव या विचार पक्ष भी कहा जाता है। भाव पक्ष भी बोलो, विचार पक्ष भी बोलो या भीतरी पक्ष भी बोलो, सब सेम है। ओके, तो उसमें विचारों या भावों की गंभीरता, उसकी स्पष्टता और उसकी सरलता आदि समावित होती है। ठीक है, स्वच्छता, सुंदरता और सुडौल अक्षर निर्माण। जो आपका लिखने का अक्षर है वो एकदम सुंदर होना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए, हाशिया छोड़कर लिखना चाहिए, अक्षर आपके अच्छे होने चाहिए, शब्द और वाक्य से वाक्य की बीच दूरी को ध्यान में, मतलब स्पेस, दो शब्दों के बीच जो स्पेस होता है वो रखना भी आवश्यक है। ओके, तो अच्छे लिखने के हमने 3 शर्तें हैं। अच्छे लिखने की कितनी? 3 शर्तें। फर्स्ट क्या है कि लेखन आपका प्रभावी होना चाहिए, मतलब आप जो लिख रहे हो वो एकदम प्रभावशाली ढंग से आपको लिखना आना चाहिए। सेकंड क्या है कि जो लिखा है वो एकदम सटीक हो, यानी कि अगर किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हो तो आपको उसी टॉपिक के बारे में उसके इर्द गिर्द ही लिखना है, कुछ ऐसा नहीं, टॉपिक के बाहर का कुछ नहीं लिखना। मतलब जो लिख रहे हो वो एकदम कैसा होना चाहिए? सटीक होना चाहिए। जैसे कि हम एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो हम उसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं कि क्या पूछा गया है, समझ रहे हो? तो हम सटीक वही आंसर लिखेंगे जो पूछा गया है। थर्ड क्या है कि जो लिखा जाए वह व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हो। मीन्स व्याकरणिक दृष्टि से मीन्स आपको व्याकरण का यूज़ करना आना चाहिए। ओके, मतलब अगर आप मुहावरा सेट कर रहे हो अपने निबंध में कोई भी, तो आपको पता होना चाहिए कि उस मुहावरे का अर्थ क्या है और मैं किस जगह पर उसे सेट कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट होता है ये सारे जो हम अल्प विराम वगैरह लिखते हैं ना, ये अल्प विराम हो गया, ये हो गया वाक्य के अंत में, तो ये सारे व्याकरण के अंदर ही आता है। अगर आश्चर्यजनक है तो ऐसा लाइन करके नीचे ऐसा छोटा सा डॉट करता है, उद्गार जिसे बोलता है, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। तो शुद्ध लेखन का मतलब हुआ कि लेखन सुंदर हो और शब्दों की वर्तनी भी शुद्ध हो। अगर मैं पढ़ रही हूँ आपका कुछ लिखा हुआ तो मुझे भी समझ में आना चाहिए और आपका जो लेखन है वो भी एकदम अच्छा होना चाहिए। वाक्य की बनावट भी ठीक होनी चाहिए, उसमें व्याकरण संबंधी कोई गलती न हो। तो सटीक लेखन का मतलब है कि आपकी बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो, जो आप कहना चाहते हो वही अर्थ निकले और दूसरों तक पहुँचे। इसके लिए आप सही शब्द चुनें और सही वाक्य बनाएं। ऐसे में पढ़ने वाले को कोई उलझन भी नहीं होगी। आप समझ सकते हैं कि ऐसा करने के लिए 3 सीढ़ियाँ चढ़नी ज़रूरी है कि कैसे आप अच्छा लिख सकते हो। तो यानी बिना शुद्ध लिखे सटीक लेखन नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आपको शुद्ध लिखना सीखना होगा और उसके बाद आप सटीक लेखन का कौशल सीख पाएंगे। शुद्ध मीन्स कई बार आपकी जो कुछ लिखते हो उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती है, तो आप उसको मिटाते रहते हो तो फिर लास्ट में आपका जो पेज है वो कितना गंदा लगेगा। अगर आपने शब्दों के बीच स्पेस नहीं छोड़ी कई जगह पे, या फिर आपके जो शब्द है वो पढ़ने में समझ ही नहीं आ रहे, आपने जो क्या अक्षर लिखा है वो ठीक से ना लिखा हो, समझ रहे हो? तो फिर जब शब्दों के बीच स्पेस ना हो तो मीन्स वाक्य का अनर्थ भी हो सकता है, जो आप कहना चाहते हो वो आपका लेख ना कह पाए। तो सबसे पहले आपको शुद्ध लिखना आना चाहिए।
सेकंड देखते हैं कि शब्द से वाक्य तक। शब्द ये एक हो गया तो शब्द, और ये पूरी लाइन हो गई तो ये क्या हो गया, वाक्य हो गया। तो शब्द से वाक्य तक हमारी कल्पना पंख पसारती है और हमारे मन में जिन नए नए भावों का संचार होता है उन्हें हम लिपिबद्ध करना चाहते हैं। अगर हमें शुद्ध लिखना आता ही नहीं है तो हम अपने आप को अभिव्यक्त कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्णन और इसके बाद शब्द से परिचित होना होगा। अगर हम सही शब्दों का चयन नहीं कर पाते तो लिखते समय वर्तनी के गलत होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे आपने कई लोगों को यह कहते सुना होगा कि आपने स्नान किए कि नहीं। यही बात वह लेखन में कर जाते हैं जो कि गलत है। बोलने में ये चलता है, लेकिन लिखने में ऐसा लिखेंगे तो सामने वाले को पढ़ने में भी तकलीफ होगी, वो समझ ही नहीं पाएगा कई बार। समझ रहे हो? तो क्योंकि स्नान की जगह उन्हें स्नान शब्द लिखना चाहिए था। बोलते समय तो हम कुछ भी बोलते हैं, है ना, लेकिन लिखते समय हम वो सब नहीं लिख सकते जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर लिखना है तो हम स्नान नहीं लिख सकते। लिखते समय क्या लिखना चाहिए, सिर्फ स्नान। बोलते समय हम कुछ भी बोले चलता है। तो कई जगह कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ स्थायी और अस्थायी की तरह उच्चारित किया जाता है, जबकि ऐसा लिखते समय अशुद्धि हो जाती है। तो इसी प्रकार उदाहरण हम देखें कि माँ का दूध बच्चे के लिए पूर्ण आहार होता है। इस वाक्य में आहार के स्थान पे क्या आना चाहिए था, आहार लिखा जाएगा। कुछ लोगों की व और ब संबंधित अशुद्धियाँ भी लेखन में होती हैं। हम देखते हैं ना, कई बच्चे होते हैं जो र और ल को भी सेम बोलते हैं, है ना। तो बोलते समय वो बोल सकते हैं, लेकिन लिखते समय वो ऐसा नहीं लिख सकते। समझ रहे हो? तो वैसे ही व और ब को सेम कुछ बोलते हैं लोग, लेकिन लिखते समय वो ऐसा नहीं लिख सकते, वरना वो क्या हो जाएगा, उनके लेखन में अशुद्धि आ गई, ऐसा बोल सकते हैं। तो वर्षा को वो वर्षा बोलते हैं, वनस्पति को वनस्पति। तो बोलते समय भले बोल लो, लेकिन लिखते समय सही शब्द लिखना आवश्यक है। इसके अलावा श, स और श की अशुद्धि तो अधिकतर लोगों से हो ही जाती है। वे शासन को शासन, नमस्कार को नमस्कार, कष्ट को कष्ट ऐसा लिखते हैं। ओके, ट और ठ के लेखन में खूब अशुद्धियाँ होती है। विशिष्ट के स्थान पर हम क्या कई बार लिखते हैं, विशिष्ट। संतुष्ट, उसको क्या लिखते हैं, संतुष्ट। तो कई लोगों को देखा होगा ऐसा करते हुए, जो गलत है। इसी तरह हम एक श और छ लिखते समय भी अशुद्धियों से बचना होगा। जैसे कि क्षमा होता है, उसके स्थान पे हम कई बार क्षमा या क्षमा ऐसा कुछ जो बोलते हैं, ऐसे लोग वो ऐसा लिख भी डालते हैं। तो टूक में वो ऐसा गलत लिख रहे हैं। ओके, कुछ और ज़्यादा नहीं है इसमें। ये सारे जो उदाहरण दिए हैं उसकी वजह से ये हमें लग रहा है कि बहुत ही लंबा होगा टॉपिक या कुछ भी, लेकिन इन शॉर्ट कहना चाहिए तो सिर्फ क्या बोल रहे हैं, जो हम बोलते हैं वो हमारी लिखावट नहीं होनी चाहिए, हमारी लिखावट एकदम शुद्ध होनी चाहिए। ओके, अक्सर आप देखते होंगे कि लोग बात करते समय हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का बेमेल प्रयोग करते हैं। बोलते समय हम थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, कुछ उर्दू हो या हिंदी हो, है ना। तो हालांकि आजकल इस भाषा का प्रचलन बोलचाल में बढ़ता जा रहा है, जो कि गलत है। कुछ उदाहरण हम देखें तो बिफोर की वह कुछ बोले, मैंने ऐसा कर दिया। क्या हो गया, बिफोर, तो उसने अपने वाक्य में इंग्लिश का प्रयोग किया। स्कूल जाते समय मुझे राम एंड शामू वॉक करते हुए मिल गए। राम एंड शामू, तो ये क्या हो गया, इंग्लिश वर्ड हो गया। तो इस प्रकार 2 या 3 भाषाओं के मिले जुले शब्दों के प्रयोग को कोड मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोड मिश्रण। ठीक है, ये पूरा वाक्य है, इसमें हमने 2 भाषाओं को तो ऐसे ही देख लिया। एक तो हिंदी का तो वाक्य है ही, लेकिन उसमें राम एंड शामू इंग्लिश भी है। तो 2 या 3 भाषाओं के मिले जुले शब्द के प्रयोग से जो प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कोड
मिश्रण कहते हैं। इसी तरह हमने कई लोगों को कहते सुना है कि मैं अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। पत्र के अंत में कई लोग लिखते हैं कि आपका भवदीय अशोक, मगर ये व्याकरण की मर्यादा की सीमा पार करने जैसा है। एक ही अर्थ देने वाले दो शब्द का प्रयोग एक ही वाक्य में नहीं होना चाहिए। यह पुनरुक्त अथवा दोहराव दोष होता है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि मुझे इसी खतरे का भय था, तो खतरा बोलो या भय बोलो तो सेम ही है। तो एक वाक्य में एक जैसे दो शब्दों का जिसका अर्थ सेम निकलता है दो, उसका यूज नहीं होना चाहिए। ओके, गुनगुने गरम, तो ये भी सेम हो गया। वजह और कारण, ये भी सेम हो गया। तो अशुद्ध भाषा और उच्चारण दोष, वर्तनी दोष, शब्द प्रयोग तथा वाक्य रचना संबंधी दोष हमारी मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति में बाधक बनते हैं। शुद्ध वाक्य शुद्ध बोलना या लिखना एक कौशल और हुनर है। इस दौरान हम उपयुक्त शब्दों के चयन पर भी थोड़ा सा विचार करते चले। उपयुक्त शब्दों का चयन, तो इसे देखते हैं कि उपयुक्त शब्दों के अभाव में हम अपने विचारों या अनुभवों को व्यक्त करने में अक्षम होते हैं। हमारे मन में कई विचार उठा और हमने उसे भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए शब्द खोज लिए, और मगर ये काम यहीं समाप्त नहीं होता। अगर किसी टॉपिक को लेकर आपके मन में कोई विचार उठा और आपने उसको भाषा में अभिव्यक्त कर लिया, मीन्स अपने आप से ही शब्द खोज लिया और बोल डाला, तो ये काम आपका यहीं समाप्त नहीं होता। शब्दों के चयन के बाद हमें ये भी देखना होता है कि उनका मेल बैठता है कि नहीं। आपका जो शब्द आपने अपने ही अंदर बना लिया है उस टॉपिक को रिलेटेड, तो वो आपके टॉपिक को जस्टिफाई करता है कि नहीं, वो भी आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो? फिर मान लीजिए कि आपको लिखना है कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं। उसकी जगह यदि आप लिख दें कि मेरे मम्मी बाप बूढ़े हो गए हैं, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। भले ही सेम है, माँ बाप बोलो या माँ बोलो या मम्मी बोलो, सेम है, लेकिन लिखते समय आपका शब्दों का चयन, आप जो शब्द चूज़ कर रहे हो उसका आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपकी वाक्य रचना में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, मम्मी के साथ बाप मेल नहीं खाता है। या तो मम्मी पप्पा लिखा जाता है या माँ बाप, या फिर अम्मी अब्बा लिखा जाता है। ओके, यदि आप लिखें कि केरल में लिटरेसी दर सबसे अधिक है, तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शब्दों का प्रयोग बेमेल है। लिटरेसी क्या हो गया? अंग्रेजी शब्द है, और जो दर है लिटरेसी दर, ये पूरा शब्द गलत कैसे हुआ? ये हिंदी का है दर, और ये क्या हो गया? इंग्लिश का हो गया। हमें यहाँ यूज़ करना चाहिए साक्षरता दर या फिर लिटरेसी रेट। पूरा शब्द है तो पूरा इंग्लिश में लिखो या फिर पूरा हिंदी में लिखो। तो साक्षरता दर लिख सकते हैं या फिर लिटरेसी रेट लिख सकते हैं। एक अलग उदाहरण के तौर पर यदि हम लिखें कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से घनघोर युद्ध किया था, तो यहाँ घनघोर शब्द का चयन अनुपयुक्त माना जाएगा। हम घनघोर की जगह क्या बोल सकते हैं? घमासान बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शब्द चयन, कैसे आप यूज़ कर सकते हो। ओके, एक और उदाहरण से ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है कि मान लीजिए कि आप अपने किसी मित्र से मिलने उसके छात्रावास गए, मीन्स उसके घर या हॉस्टल गए, और वहाँ कमरे में नहीं मिल रहा, तो आपको उससे बहुत ज़रूरी काम था, तो आप क्या करोगे? तो जाहिर है आप उसके नाम की कोई चिट्ठी लिखोगे और ताले में लगाओगे या फिर उसके कमरे में डाल दोगे। मगर उस चिट्ठी में लिखोगे क्या? विनोद, विगत 2 डेज से मैं तुमसे मिलना चाहता था मगर तुम नहीं मिले। तुम्हें ज्ञातव्य हो कि आसन्न परीक्षा के मद्देनज़र मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। इस तरह से लिखना क्या ठीक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इसमें जो कहना चाहते हो वो ठीक से कह ही नहीं पा रहे हो। आपको समझ में आया क्या वो बोलना चाहता है? नहीं आया होगा।
उपयुक्त शब्द चयन और व्यवस्थित तथा सटीक ढंग से कही जाने वाली बात ज़्यादा प्रभावशाली होती है। कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो, कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। यहाँ आपकी भाषा अटपटी है, साथ ही साथ विगत 2 डेज जैसे शब्दों का प्रयोग भी ठीक नहीं है। हमेशा अपनी बात सीधे और सही तरीके से कहनी और लिखनी आनी चाहिए। चिट पर लिखना चाहिए था कि मित्र विनोद, पिछले 2 दिनों से मैं तुमसे मिलना चाहता था और आने वाली परीक्षा के संबंध में मुझे तुमसे मिलना ज़रूरी है। ओके। प्रभावी लिखने के लिए हमारे पास अधिक से अधिक शब्दों की जानकारी हो और उनका हम ठीक प्रयोग भी कर सकते हैं। आवश्यकता हो तो हम उपसर्गों प्रत्ययों की सहायता से नया शब्द भी बना सकते हैं। पर्याय, विलोम, द्विरुक्ति, अनेक के लिए एक शब्द आदि जो हम पढ़े हैं वे वही काम आएंगे। शब्द चयन की शिथिलता और चुस्ती को आप नीचे दिए गए उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। ओके, ये सारे जो उदाहरण हैं उसको देख लेना। उपर्युक्त वाक्य को पढ़ते हुए आप स्वयं समझ ही गए होंगे कि स्तंभ क, ये जो क वाला है पोर्शन, वो क की अपेक्षा स्तंभ ख के वाक्य से अधिक चुस्त और प्रभावी है। आप कारण भी ढूंढ सकते हैं। पहला वाक्य क्या है? पहाड़ पर बसा। शिमला पहाड़ पर बसा देखने से योग्य स्थान है। शिमला पहाड़ पर बसा देखने से योग्य स्थान है। पहाड़ पर बसा के लिए पर्वतीय और देखने योग्य के लिए दर्शनीय का शब्द किया गया है। ख में क्या बोला है कि शिमला दर्शनीय पर्वतीय स्थल है। तो ऐसे ही सारे आप खुद से देखोगे, ये सारे और ये सारे, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखते हैं मुहावरे का प्रयोग। शब्दों का मेल बिठाकर व्याकरणिक शुद्धि को जान भर लेने से काम खत्म नहीं होता, क्योंकि हम अपनी लिखन शैली को प्रभावशाली और चुस्त बनाना चाहते हो। इसीलिए हमें सरल मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सरल और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग। ओके। प्रसंगानुसार शब्द, मुहावरों तथा सूक्तियों के बल पर आपकी भाषा सुंदर हो जाती है। कई बार हम कुछ बोलते हैं तो अगर हम उसमें मुहावरे का यूज़ करें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। ठीक है। फिर अक्सर आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है ना। तो इसका मतलब है कि यह काम बहुत उसके लिए सरल होगा, उसको आता होगा, उसके लिए बहुत ही ये सरल काम होगा। तो हम जैसा ही वो ऐसा कोई मुहावरे का यूज़ करता है तो हमें पता चल जाता है कि ये उसके लिए बहुत ही आसान है। फिर यह कहने वाले ने अपनी बात मुहावरे के सहारे आसानी से व्यक्त कर दी और ये कथन असरदार भी लगा। मगर मुहावरे से सटीक प्रयोग का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए कि किसी बात पर आपके मित्र ने रफ़ीक से सहमत नहीं है और आपने लिख दिया कि रफ़ीक की बात मेरे दिमाग में नहीं पचती। ठीक है, आपने ट्राई किया मुहावरे को यूज़ करने का, आपने बोला कि रफ़ीक की बात मेरे दिमाग में नहीं पचती, तो ये गड़बड़ प्रयोग हो गया। कैसे कि एक तो मुहावरे का प्रयोग सटीक नहीं है और दूसरा मात्र असहमत शब्द लिखने से बात स्पष्ट नहीं होती। दिमाग में तो वैसे भी कुछ नहीं पचता, पेट में खाना ज़रूर पचता है। लेकिन आप यह तो लिखना चाहते हैं कि रफ़ीक की बात मेरे पेट में नहीं पची, इसका अर्थ बदल जाएगा। तो आप मुहावरे का यूज़ कैसे करेंगे? दिमाग में बात नहीं घुसती, आप ऐसा भी नहीं लिख सकते हो। तो इसीलिए यह प्रयोग सटीक न हुआ। मान लीजिए कि आपके बड़े भाई आपसे बहुत नाराज़ हो गए हैं और आपने लिखा कि क्रोध में उनका चेहरा कमल के समान लाल हो गया। तो ये उपमा मीन्स दो चीज़ों को आप कंपेयर करते हो, उसे क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। तो आपने अपने भाई के चेहरे को कमल की तरह लाल बोला, तो ये क्या उपमा ठीक है? नहीं है।
कमल के फूल से कोमलता का भाव आता है। कमल को हम एज अ कोमल चीज़ के संदर्भ में लेते हैं। यह उपमा सुंदरता बनाने के लिए दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह मुहावरे का सटीक प्रयोग किया जाना आना चाहिए। विशेषणों की भांति मुहावरे का भी भाषा को जीवंत और प्रभावी बनाती है। मुहावरे का कम शब्दों में अधिक अभिव्यक्ति देने की क्षमता होती है और मुहावरे प्रयोग से जो प्रभाव पड़ता है वो केवल सीधे साधे शब्दों से नहीं पड़ता। ओके, जो मुहावरों का यूज़ करके हम कुछ वाक्य बोलते हैं तो उसका ज़्यादा प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। फिर यहाँ पे ऐसे ही कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसको ज़रूर देख लेना। तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। बाय बाय।